क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अम्मा परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने घुटनों से सर उठाकर खाली खाली नज़रों से अम्मी की तरफ देखा। वो मुझे यूं खामोश देखकर परेशान थी। मैं कहने लगी कि अम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिल उदास हो रहा था। नई जगह पर आकर भला किसको नींद आती है? तभी अम्मा की नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी और वो कहने लगी, इस खिड़की को खोलने की भला क्या ज़रूरत है? अम्मा ने वो खिड़की बंद कर दी थी और मुझे कहने लगी कि अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैंने भी जाए नमाज समेटी और बिस्तर पर लेट गई। अम्मा भी करीब ही चारपाई पर लेट गई थी। लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक तेज़ हवा का झोंका आया और वो खिड़की खुद ब खुद खुल गई। मैं घबरा कर उठी थी। खिड़की से बाहर काला अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक तेज़ हवा बताने लगी कि बाहर मौसम ख़राब हो गया है। अचानक ही बिजली गरजी और मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि मैंने खिड़की पर खड़ा एक खौफनाक चेहरा देखा था। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग गया, जबकि अम्मी भी घबरा कर उठ गई थी। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। अब वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन खिड़की के हिलते दरवाजे बता रहे थे कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। फिर मैं अम्मी से लिपट कर सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे इस खुली हुई खिड़की से कोई मुझे झांक झांक कर देख रहा है। वो रात बड़ी ही खौफनाक थी। मेरा नाम सुमेरा है। मैं एक यतीम लड़की थी। पहले मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहती थी। अब्बा अक्सर बीमार रहते थे और उनकी वजह से अम्मा और मैं परेशान रहते, क्योंकि अब्बा के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ना तो उनका कोई बहन भाई था, ना ही कोई जानने वाला। ले दे के अब्बा का एक दोस्त था जो इसी शहर में रहता था। वही अब्बा का इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी अब्बा सेहतयाब ना हो सके। एक दिन चुपके से हमें छोड़कर चले गए। अम्मा और मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। हम दोनों बेबसी के एहसास से खूब रो रहे थे। मैं तो शुरू से ही एक डरपोक किस्म की लड़की थी, घर से बाहर ना निकलती। मैं एक दीनदार लड़की थी। अम्मा अब्बा ने शुरू से ही मुझे दीन की तरफ राग़िब किया था। यही वजह थी कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती थी। मैं अपने अल्लाह से अपने लिए आसानी मांगती रहती, लेकिन क्या जानती थी कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। अब्बा के मरने के बाद तो अम्मा और मैं बिल्कुल तन्हा रह गए थे। फिर अम्मा ने कहा कि इस महल्ले में हम दोनों माँ बेटी के लिए रहना बहुत मुश्किल है। ऊपर से घर का गुजारा करना तो और भी दुश्वार हो जाएगा। दूसरे शहर में मेरा भाई रहता है, हम वहाँ चलते हैं। मैं कहने लगी, अम्मा, मामू तो अब्बा के इंतकाल पर भी नहीं आए। ऐसे में हम उन्हें बगैर इत्तला दिए जाएंगे तो वो कहीं बुरा ना मान जाएं। अम्मा कहने लगी, नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला होगा तेरे अब्बा के मरने का, तभी तो नहीं आया। अम्मा को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं उनके घर जाते हुए घबरा रही थी, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अम्मा और मुझसे कभी मिलने नहीं आए थे। हाँ, बचपन में 1-2 बार मैंने उन्हें घर आते जाते देखा था। फिर हम दोनों ने थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान उठाया और अपना घर छोड़कर मामू के घर चले आए, जो दूसरे शहर में वाक़ था। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। चारों ने ही हमें देखकर अजीब सा मुँह बनाया था, जबकि उनकी बीवी तो अम्मा से गले भी नहीं मिली और ना ही अब्बा के मरने का अफसोस किया। मैं समझ गई कि उन्हें यहाँ हमारे आने पर बहुत गुस्सा आया है। फिर मामू कहने लगे, ऊपरी मंजिल पर तो मेरी 3 बेटियां रहती हैं और नीचे मंजिल पर हम रहते हैं। यहाँ नीचे वाली मंजिल पर एक कमरा खाली है जिसमें हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। तुम दोनों माँ बेटी वहीं पर रह लेना। मामू ने तो गोया हम पर एहसान किया था। फिर अम्मा को यही गनीमत लगा कि सर छुपाने को ठिकाना मिल गया था। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आई तो इस कमरे को देखकर मुझ पर खौफ सवार हो गया, क्योंकि ये कमरा बड़ा ही अजीबोगरीब था, बड़ा ही पुरस्रार, और उसकी एक खिड़की हर वक्त खुली रहती, जो उस गली की तरफ खुलती थी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। उस गली में एक पुराना दरख्त भी था और यहाँ पर ज़्यादा घर भी नहीं थे। अगर झांक कर देखते तो देखते ही इंसान खौफ महसूस करता। मैं हैरान थी कि ये कमरा इतना खौफनाक क्यों है। सारे सामान को घसीट घसीट कर हम दोनों माँ बेटी ने अपने लिए एक सोने की जगह बनाई। हालांकि इतने सारे कचरे में सोना बहुत ही मुश्किल काम था, और फिर मौसम भी इतना ख़राब था, ऊपर से मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। मामी और मामू ने तो हमें एक पंखा तक नहीं दिया था। मुझे पहली रात ही बहुत शिद्दत से रोना आने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि ज़िंदगी अब्बा के मरने के बाद इतनी ही मुश्किल हो जाएगी। शायद मैंने आने वाले हालात के बारे में पहले से ही सोच लिया था। अब हम पाई पाई को मोहताज होने वाले थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा का सहारा बनूंगी।
پھر وہ ہماری پہلی ہی رات تھی جب میں نے اس خوفناک کھڑکی سے کھلے ہوئے ایک عجیب سے چہرے کو دیکھا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا خوف کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ پوری رات میں سو نہیں سکی تھی، لیکن اگلے دن نہ ہم سے کسی نے ناشتے کا پوچھا اور نہ ہی چائے پانی کا۔ میں خود ہی باہر گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کو صبح سویرے ناشتہ کرنے کی عادت ہے۔ کچن میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں گئی وہاں گندے برتنوں کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ پھر میں نے وہ سارے برتن دھو کر رکھ دیے اور پھر اماں کے لیے چائے بنائی اور ڈبل روٹی سیک دی۔ اوپر سے مامی آ گئی۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، لڑکی کیا یہ تیرے باپ کا گھر ہے؟ کم از کم کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ جب گھر والے ہی ناشتے کا نہیں پوچھیں گے تو انسان خود سے ہی کوشش کرے گا، لیکن میں نے مامی سے معذرت کر لی کہ آئندہ آپ سے پوچھ کر ہی ہر چیز استعمال کروں گی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی نظروں میں ہمارے لیے حقارت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، چلو اٹھ گئی ہو تو جلدی جلدی ہمارے لیے ناشتہ بنا دو۔ اب میں ان سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ گرمی سے میری بری حالت ہو گئی تھی۔ پوری رات ویسے ہی نیند نہیں آئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی برا نہیں مانا۔ پورا کچن سمیٹ کر میں جلدی سے اسی کمرے میں آ گئی۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور اپنے رب سے آسانی طلب کرنے لگی۔ اگلے دن میں اماں سے کہنے لگی کہ میں کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہوں، آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ ایسے ہم کب تک ماموں کے محتاج بن کر رہیں گے؟ اماں کہنے لگی، تیرے ماموں برا مان جائیں گے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ماموں برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں، لیکن میں فیکٹری میں کام کروں گی۔ تبھی اماں کسی کام سے باہر چلی گئیں۔ میں کمرے میں اکیلی تھی کہ اچانک اسی کھڑکی پر زوردار دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑی، آخر اس گلی سے اس کھڑکی پر دستک دینے والا کون ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی تو دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن میں نے دیکھا کہ زمین پر کسی کے بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے واپس وہ کھڑکی بند کر دی تھی۔ نہ جانے یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی دوسرے دن پڑوس کی ایک عورت چلی آئی اماں سے ملاقات کرنے۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگی، رشیدہ تجھے تو بچپن میں نے دیکھا تھا، بچپن میں ہماری کتنی دوستی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تو اتنی سی عمر میں بیوہ ہو جائے گی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تو اس کمرے میں رہتی ہے، تو نہیں جانتی کہ اس گندی گلی کا راز کیا ہے؟ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہاں سے تو کوئی گزرتا بھی نہیں، اور یہ جو کھڑکی ہے اسے ہر وقت بند کر کے رکھا کرو۔ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، جبکہ میرے دل میں شدید خوف کی لہر اٹھی۔ پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اماں کہنے لگیں کہ میری بیٹی کا نام سمیرہ ہے، اس نے 12 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اماں کی سہیلی کہنے لگی، ہاں اس کی شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ کتنی سعادت مند ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، ارے بیٹی، میری ایک بیٹی ہے زارا، وہ بھی کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ اگر تم اپنی اماں کی خاطر کام کاج کرنا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں کام پر لگوا دے گی۔ ایسے اپنا بھی جہیز جوڑ لینا اور اپنی اماں کو بھی خود کما کر کھلانا، کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، لیکن اماں ڈر رہی تھیں۔ اماں کا خیال تھا کہ اگر ماموں یا مامی نے ان کی یہ باتیں سن لی تو وہ سخت برا مان جائیں گے۔ پھر اگلے ہی دن ان کی بیٹی زارا مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ ایک ہنسمکھ لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کام پر لگوا دوں گی۔ جب میں نے ماموں سے اجازت مانگی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ہرگز مجھے نوکری کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر ان کی بیٹیاں کہنے لگیں، دیکھو یہ ہمارا منہ کالا کرے گی پورے محلے میں کہ تم فیکٹری میں کام کرو گی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں بہت ہی آوارہ ہوتی ہیں اور بغیرت بھی، اس لیے تم ہرگز باہر نہیں جاؤ گی۔ میں یہ بات سن کر رونے لگی۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ سمیرہ میری وجہ سے کام کرنا چاہتی ہے۔ پہلی بار اماں نے میری سائیڈ لی تو میں خوش ہو گئی۔ پھر ماموں نے جیسے تیسے اجازت تو دے دی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہمیں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں دیں گے، ہمیں اپنا خرچہ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ پھر اگلے دن میں زارا کے ساتھ فیکٹری میں چلی آئی، جہاں پر مجھے کام کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا، لیکن میں اس کمرے سے جان چھڑانا چاہتی تھی جس کی خوفناک کھڑکی ہر رات خود بخود کھلتی اور خود بخود ہی بند ہو جاتی تھی۔ لیکن جب بھی کھڑکی زوردار انداز سے کھلتی تو مجھے یہاں پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا۔ کسی کی چمکتی آنکھیں میں صاف اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی،
लेकिन जैसे ही मैं उस गली से बाहर झांकती तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। मैं चाहती थी कि मैं अम्मा और अपने लिए एक अलग किराए का छोटा सा मकान ले लूं, भले वो एक कमरे का ही हो। ऊपर से वो मकान जो अब्बा के नाम पर था उसके कागजात भी हमारे पास ही थे। मैं उस मकान को बेचकर यहाँ पर अपना मकान खरीदना चाहती थी। लेकिन उस रात जो हुआ वो हरगिज़ नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। उस रात जब मैं सो रही थी तो मैंने एक लंबे चौड़े साए को इस खिड़की से अंदर कमरे की तरफ आते हुए देखा। वो आकर मेरे बिस्तर के करीब रुक गया था, जबकि मैं खुली आंखों से बिल्कुल साकित लेटी उसे देखे जा रही थी। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बैठ सकती या चिल्लाकर अम्मा को उठा सकती। फिर वो साया मेरे ऊपर झुका और मेरे कान में सरगोशी करने लगा। अचानक ही उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा तो जैसे मुझे होश आया, मैं चीखें मारती हुई उठी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो, लेकिन ये कैसा ख्वाब था जो बिल्कुल हकीकत महसूस हुआ था। नहीं, ये ख्वाब नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत में मेरे साथ हुआ था। अम्मा मेरे चीखने से फौरन ही उठकर बैठ गई थी, जबकि मैं पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थी। मैं कहने लगी, अम्मा अभी अभी इस खिड़की से कोई अंदर आया था। अम्मा कहने लगी, क्या तू पागल हो गई है? ये खिड़की तो बंद पड़ी है, फिर भला बंद खिड़की से कौन अंदर आ सकता है? लेकिन मैं सख्त खौफजदा थी, बस चाहती थी कि जल्दी से मैं 4 पैसे जमा करके इस घर को छोड़कर अपना घर किराए पर ले लूं। एक दिन ज़ारा काम पर नहीं गई, मैं अकेली ही काम पर गई थी। वापसी में छुट्टी हुई तो रात हो चुकी थी। अब मैं अकेली पैदल घर की तरफ आ रही थी जब अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। खौफजदा होकर मैंने पलटकर देखा तो इस सुनसान जगह पर वो नौजवान बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा था, जैसे मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपना दिल मजबूत किया और जी गड़ा करके मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो 2 कदम चलता मेरे करीब आया और कहने लगा, आप परेशान मत हो, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा बल्कि हिफाजत से आपको घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं आपकी फैक्ट्री में ही काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज आपकी सहेली नहीं आई, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई आपको रास्ते में तंग करे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई थी। शक्ल से वो एक शरीफ नौजवान लगता था। उसने मुझे घर तक छोड़ दिया। मैं उसकी एहसानमंद थी क्योंकि सच में ही आते जाते लड़के फैक्ट्री जाने वाली लड़कियों को अजीब सी नज़रों से देखते थे। लेकिन उस दिन मैं हैरान रह गई। मैं किचन में खाना निकाल रही थी तो मामी कहने लगी, तुम्हारी तनख्वाह कब मिलेगी? सारी तनख्वाह मुझे लाकर देना, क्योंकि ये घर मैं चलाती हूँ। उनकी बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे में आ गई। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं नींद में भी उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी। मैंने नीम गनूदगी की कैफियत में आंखें खोलकर देखा, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने महसूस किया कि ये किसी और का नहीं बल्कि उसी नौजवान का चेहरा था जो मुझे घर तक छोड़कर गया था। मैं एक झटके से उठकर बैठी। सामने वाली खिड़की खुली पड़ी थी, जबकि वहां से झांकता हुआ साया अचानक मुझे उठते देखकर गायब हो गया था। जैसे ही मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, मैंने फैसला कर लिया था मैं इस घर को छोड़ देना चाहती थी, लेकिन घर ढूंढना इतना आसान भी नहीं था। उस दिन जब मैं फैक्ट्री से अकेली घर की तरफ आ रही थी, तब वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने दिल में सोचा कि घर ढूंढने में मुझे उससे मदद लेनी चाहिए। फिर मैं उससे कहने लगी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर ढूंढ कर दे सकते हैं जो सिर्फ एक कमरे पर ही मुश्तमिल हो? दरअसल मैं एक यतीम लड़की हूँ, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अलग घर में रहूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ परेशानियाँ हैं। वो नौजवान मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, मैं खुद आपको घर ढूंढ कर दूंगा। ये सुनकर जैसे मेरे दिल से बोझ उतर गया था। फिर अगले ही दिन जैसे ही तनख्वाह मिली, मैंने मामू का घर छोड़ दिया था। उस नौजवान की मदद से मैंने एक कमरे का मकान ढूंढने में कामयाब हो गई। थोड़ा सा सामान था, अम्मा को लेकर उसी एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो गई। गो के मामू बहुत नाराज थे, लेकिन मैंने उनकी नाराज़गी की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। और फिर मामी ने मुझसे पूरी तनख्वाह का मुतालबा किया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी तनख्वाह उन्हें दे देती? फिर मैं अपना और अम्मा का गुजारा कैसे करती? उनका घर छोड़ देना ही मुनासिब था। यूं मैं उस एक कमरे के मकान में रहने लगी। लेकिन अगले दिन फैक्ट्री से घर गई तो अम्मा कुछ परेशान सी बैठी थी। मैंने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगीं कि आज पड़ोसन आई थी, उसने मुझे अजीब सी बात कही है।
कहने लगी कि ये घर तुमने क्यों किराए पर लिया है? ये घर तो 20 सालों से खाली पड़ा है। इस घर के मालिक का भी कोई नामो निशान नहीं। न जाने तुम्हें ये घर किसने दिला दिया। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अम्मा से कहना चाहती थी कि मेरा एक जानने वाला है जो मेरी ही फैक्ट्री में काम करता है, उसी ने ये घर दिलाया है। लेकिन पहले मैं उससे बात करना चाहती थी। इसीलिए मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि लोग तो ऐसे ही डराते हैं, आप फिक्र ना करें, ये मकान हमारे लिए बिल्कुल ठीक है और महफूज है। अम्मा कहने लगी, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, परेशानी की वजह एक और है। दरअसल उसने मुझे कहा है कि इस घर में जिन्नात का असर है और महल्ले पड़ोस के लोगों को वो अक्सर दिखाई भी देते हैं और मुझे भी ऐसा महसूस होता है। रात को मैंने इस घर में अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा हो। क्या तुम्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ? मैं हैरान होकर कहने लगी, नहीं अम्मा, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। आप भी परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा की बात ने अजीब सा वहम मेरे दिल में पैदा कर दिया था। मुझे बेइख्तियार वही खिड़की याद आई जो मामू के घर में उस गली की तरफ खुलती थी, जहाँ पर हमेशा मुझे कोई ना कोई खड़ा हुआ दिखाई देता था। अब इस घर में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन यहाँ भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगले दिन मैं फैक्ट्री चली गई। मैंने उस लड़के को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आया। न जाने वो नौजवान किस डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने ज़ारा से उसके मुताल्लिक पूछा तो वो कहने लगी, तुम किसके बारे में पूछ रही हो? मैं तो उसको नहीं जानती। फिर मैं सोचने लगी कि शायद वो मेरे ही पीछे आता है, ज़ारा उसको नहीं जानती होगी, लेकिन मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन ज़ारा ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो गई है, अनकरीब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो फैक्ट्री छोड़ रही है। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी क्योंकि अब मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता। फिर ज़ारा ने फैक्ट्री छोड़ दी और मैं अकेली आने जाने लगी। उस दिन मेरा पहला ही दिन था अकेले, जब मैं अकेली घर की तरफ जा रही थी, जब वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो न जाने क्यों मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं उसे कहने लगी कि आपने हमें जो घर दिलवाया था उसमें किसी चीज़ के असरात तो नहीं हैं? तो वो हैरान होकर कहने लगा, नहीं, ये बात आपने क्यों कही? तो मैंने उसे पड़ोसन की सारी बात बता दी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सोचने की बात होती है, आप परेशान मत हो। अगर कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे बताना, और मैं अब ऐसे ही रोज़ाना आपको घर तक छोड़कर जाया करूँगा। अपने आप को अकेला मत समझना। वो मुझे तसल्ली दे रहा था। न जाने क्यों मैं उसके लिए अपने दिल में बहुत नरमी महसूस कर रही थी। घर जाकर मैं खाना तैयार करती, अम्मा को भी खिलाती और ख़ुद भी खाती। एक ही कमरा था, इसलिए हम दोनों माँ बेटी बेफिक्र होकर सो जाते। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मैंने सच में ही घर के सहन में किसी को चलते फिरते देखा। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हैरान थी कि बाहर सहन में कौन है। मैंने अम्मा को देखा जो बेखबर सो रही थी। फिर हिम्मत करके मैं उठकर बाहर आई। तभी मैंने उस साए को दीवार में गायब होते देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अम्मा का वहम झूठ नहीं था। पूरी रात मुझे खौफ महसूस होता रहा। अगले दिन मैंने इस खौफ का इजहार अम्मा के सामने नहीं किया। वो भी डर जाती और फिर कहती कि हम किसी और घर में चलते हैं। फिर मैं फैक्ट्री चली गई। फैक्ट्री में वो नौजवान मुझे नज़र ही नहीं आता था। हाँ, अक्सर रास्ते में ही मिलता था। मैं उसे बताना चाहती थी कि उस औरत की बात बिल्कुल ठीक थी। सच में ही उस घर में कोई गैर फितरी मखलूक है, जभी तो वो हमें रात को डराने आती है। मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन तो वो मुझे रास्ते में भी नहीं मिला था। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा हो। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था। वो भला मेरे घर में क्या कर रहा था? मैं चीखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर जैसे ही मैं होश में आई तो वो मुझे गायब नजर आया। वो यहाँ कहीं भी नहीं था। मैं अजीब सी सूरत हाल में मुब्तला हो गई थी। न जाने ये मेरा वहम था या सच में ही मुझे वो दिखाई दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैं अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला खुद को शदीद खौफ में महसूस कर रही थी। अब उसकी परछाई कहीं भी नहीं थी। पूरी रात मैं चारपाई पर बैठी रही। अम्मा भी जाग गई थी। कहने लगी, क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें भी मेरी तरह डर लग रहा है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर अम्मा कहने लगी, ये हमसाई तो पहले ही कह रही थी कि घर ठीक नहीं है।
मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि अम्मा, हम जल्द ही ये घर छोड़ देंगे, आप फिक्र ना करें, बस दूसरा घर मिलने दें, इसके बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई थी। मामू और मामी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि अलग होने के बाद उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया था। वो तो इस बात पर नाराज़ थे कि हम अलग क्यों रह रहे हैं। अगर साथ में रहते तो मामी मेरी पूरी तनख्वाह ले लेती, इसलिए मैंने उनके साथ रहना गवारा नहीं किया। फिर उस दिन मैं अकेली ही फैक्ट्री से घर की तरफ आ रही थी जब रास्ते में मुझे वही नज़र आया। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैं ये सोचकर तसल्ली देने लगी कि हो सकता है मैंने कोई अजीबोगरीब ख्वाब देखा हो, वरना ये मेरे घर में क्यों आएगा भला। यही सोचकर मैं उससे कहने लगी कि तुम मेरे लिए कोई और घर तलाश करो, क्योंकि मुझे उस घर में डर लगता है। सच में ही वहाँ कोई गैर फितरी मखलूक आबाद है जिसने मेरा और अम्मा का रहना दुश्वार कर दिया है। ये सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, परेशान मत हो, उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों का वहम है। वो घर तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज है। वो हमेशा ही मुझे तसल्ली देता था, लेकिन आज मैं उससे ये पूछना चाहती थी कि वो मुझे फैक्ट्री में दिखाई क्यों नहीं देता। जब मैंने उससे ये सवाल किया तो वो कहने लगा, दरअसल मैं रात की ड्यूटी करता हूँ और दिन में मैं काम नहीं करता। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर उससे कहने लगी, तो क्या तुम मुझे सिर्फ छोड़ने आते हो? ये सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। आज उसकी आंखें बदली बदली सी लग रही थी। फिर मैं दिल में सोचने लगी कि अच्छा तो वो भी मुझे लगता है, लेकिन मैंने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। फिर मैं घर गई तो अम्मा कहने लगी कि ज़ारा की शादी की दावत आई है, तुम भी चली जाना, वैसे भी तुम कहीं आती जाती नहीं हो। मैं अम्मा से कहने लगी कि आप जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी, वरना अकेले जाकर मुझे क्या करना है। अम्मा कहने लगी, तेरी खातिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी कि अम्मा भी कहीं आने जाने लगेंगी। फिर जैसे ही शादी का दिन आया, उस दिन मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। फंक्शन रात का था, इसलिए मैं रात को तैयार होकर अम्मा के साथ शादी में चली गई। लेकिन जैसे ही रश में मैंने उस नौजवान को देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ख्याल आया कि शायद ज़ारा ने उसे भी शादी की दावत दी होगी। वो दूर खड़ा मुसलसल मुझे देखता रहा, यहाँ तक कि मैं उसकी नज़रों से शर्मा गई। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, वो सामने जो नौजवान खड़ा है उसी ने हमारी मदद की है वो घर दिलाने में। वो हमेशा मेरे काम आता है, वो हमारी फैक्ट्री में काम करता है। मैं उसके बारे में अम्मा को बता रही थी, जबकि अम्मा हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहने लगी, अरे तू किसकी बात कर रही है? वहाँ तो कोई नौजवान नहीं खड़ा, वहाँ पर तो ज़ारा के अब्बू और बड़ा भाई खड़े हैं। मैं हैरान थी कि अम्मा को वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर समझी कि शायद हजूम की वजह से अम्मा को वो नज़र नहीं आ रहा है। फिर मैं अम्मा को नज़रअंदाज करके ज़ारा से मिलने आई, जो पीले रंग के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कल उसकी शादी थी। वो मुझे कहने लगी कि कल भी तुमने ज़रूर आना है, हो सकता है कि कोई तुम्हारा भी रिश्ता मांग ले। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी शादी हो गई है इस तरह तुम्हारी भी हो जाए। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने किसी का चेहरा आया था, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी नौजवान का था। फिर मैं घर आई और अगले दिन मैंने अम्मा को शादी में भेज दिया, जबकि मैं खुद फैक्ट्री आ गई थी। फिर जैसे ही शाम को घर गई तो घर में कोई भी नहीं था। अम्मा यकीनन ज़ारा की रुखसती पर उसके घर गई होंगी। मैं ही घर पर अकेली थी। मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, इसीलिए यूं ही चारपाई पर लेटी रही। लेटे लेटे मुझे गहरी नींद आ गई थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब अचानक ही मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। अम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? अब मेरा दिल बेचैन होने लगा। अचानक जैसे ही मैं उठने लगी, मैंने अपनी चारपाई के पास किसी को खड़े हुए देखा। खौफ के मारे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जो मुझे पुरशौक नजरों से देख रहा था। तुम घर के अंदर कैसे आए? मैं हैरानी से उससे पूछ रही थी। ये सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि तुम आज लाल जोड़ा पहनकर उस शादी की तकरीब में जाओगी, लेकिन तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मुझे हैरान कर दिया था। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें लाल रंग के जोड़े में देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो घर में कोई भी नहीं है, मेरी अम्मा भी नहीं। अगर किसी महल्ले के आदमी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा देगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं हैरान होकर बोली,
تو وہ کہنے لگا ہاں یہی مطلب ہے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں جو تب سے تمہارے پیچھے ہوں جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں، اس کھڑکی میں جہاں پر تم سوتی تھی، میں اسی گلی میں رہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اس گھر میں آنا پڑا۔ میں نے اس گلی کو بھی چھوڑ دیا، اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی دیکھو تم کوئی بھیانک مذاق کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگا یہی حقیقت ہے، میں ایک جن ذات ہوں۔ دراصل میں اسی گلی میں رہتا تھا جس کمرے کی کھڑکی میں تم سوتی تھی۔ میں تو وہاں سالوں سے رہ رہا تھا، لیکن میں نے آج تک کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ پھر میں بہانے بہانے سے تم سے ملاقات کرنے لگا۔ میں نے ہی تمہیں یہ گھر دلوایا کیونکہ یہاں پر میرا ایک دوسرا ہمزاد دوست رہتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے کیونکہ یہاں پر میں اپنی محبوبہ کو اور اس کی ماں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور تم دونوں ماں بیٹی یہاں رہنے لگی۔ لیکن میں ہر روز تمہاری حفاظت کرتا ہوں، سامنے اس لیے نہیں آتا کہ کہیں تم مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ، لیکن دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یوں سمجھو کہ میرے ہوتے ہوئے تم بالکل محفوظ ہو۔ خوف کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن میری اماں کہاں ہے؟ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں نے ہی اپنے عمل سے انہیں اس شادی والے گھر میں روک کر رکھا ہے۔ دراصل میں آج تمہیں اپنی سچائی بتانا چاہتا تھا تاکہ تم سچ جان لو، اور جو تم اس گھر میں خوف محسوس کرتی ہو، آج کے بعد سے اب تمہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا کیونکہ تم میری حقیقت جان چکی ہو۔ اب تمہاری اماں آنے والی ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو کبھی بھی مجھ سے جدا ہونے کا نہ سوچنا، کیونکہ ہم جنات اگر کسی پر عاشق ہو جائیں تو اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں بے دم سی ہو کر چارپائی پر گر گئی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اماں جلد گھر واپس آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی اماں تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا جو خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی ارے میں تو کھانے کے انتظار میں رک گئی تھی، زارا کی ماں نے مجھے کہا تھا کہ سمیرا کے لیے کھانا لے کر جانا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اماں نے سارا کھانا تھالی میں ڈالا اور کہنے لگیں کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا تیرے لیے لے کر آئی ہوں۔ مجھ سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، لیکن اماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ آج ایک عجیب سا انکشاف مجھ پر ہوا تھا۔ مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ اماں ہم دونوں مل کر کوئی گھر تلاش کریں، ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ تو اماں کہنے لگی تو کہہ رہی تھی کہ تیری فیکٹری میں کام کرنے والا وہ نوجوان تجھے دوسرا گھر دلوا دے گا، کیا اس نے تیری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں اماں، وہ فیکٹری چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب ہمیں خود ہی گھر ڈھونڈنا ہوگا۔ میں انہیں کسی آسرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں فیکٹری چلی آئی جہاں پر سارے ملازموں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ اب لوگوں کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو میں گھر جاتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ پھر اس رات اوور ٹائم کی وجہ سے میری چھٹی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ میں اکیلی ہی خوفزدہ انداز میں چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی کہ میرے پیچھے کون ہوگا۔ تبھی وہ دھیرے سے مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں گھبرا کر پلٹی تھی۔ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں اتنی خوف زدہ ہو؟ میں تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے سامنے آتا ہوں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب سے اس کی حقیقت میرے سامنے آئی ہے میں اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، لیکن وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میری چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا اور کسی کو بھی نہیں۔ ظاہر ہے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی اتنا گھبرا کیوں رہی ہے، وہ بھی آدھی رات کو، جیسے میں کوئی غلط کام کر کے آ رہی ہوں۔ گھر آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان تھی، کہنے لگیں کیا ہوا ہے تجھے، کیوں رو رہی ہے؟ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اماں کہنے لگی تیرے لیے ایک خوشخبری ہے،
तू शादी में गई थी ना, वहां तुझे एक औरत ने पसंद कर लिया था। वो तेरे लिए रिश्ता लेकर आना चाहती है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, अम्मा मैंने किसी से शादी नहीं करनी, बस सारी जिंदगी आपके साथ रहना है। ये सुनकर अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, सच सच बता, तुझे उसी नौजवान से शादी तो नहीं करनी, तू जिसका जिक्र मेरे सामने करती रहती है। अम्मा की बात सुनकर मैं सख्त खौफजदा हो गई। कैसे उन्हें बताती कि जिसे वो नौजवान समझ रही हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात है जो हमारे आसपास ही रहता है। उसने धोखे से हमें इस घर में रखा है। इस घर के बारे में सब जानते हैं कि ये एक आसेबज़दा मकान है, लेकिन उस जिनजात ने एक इंसान का रूप धार कर मुझे ये घर दिलवा दिया ताकि कोई भी यहाँ पर ना आए जाए और ना ही उसका राज किसी के सामने आए। लेकिन मैंने अम्मा से कह दिया कि मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा देगा। इससे बेहतर था कि मैं शादी ही ना करती। लेकिन मैं करती भी क्या, मैं चुपके चुपके एक दूसरा घर तलाश कर रही थी। फिर एक दिन मैं फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की कहने लगी, हमारे यहाँ एक घर है, उसके ऊपर एक कमरे का मकान खाली है। मेरे अब्बू तुम्हें वो घर मुनासिब कीमत में दे देंगे, तुम चलो मेरे साथ वो घर देखने। उसकी बात मानकर मैं उसके घर चली आई थी। फिर जैसे ही मैं उसका घर देखने लगी, अचानक ही उसके अब्बू आकर कहने लगे, बेटा तुम्हें कोई नीचे बुला रहा है, कोई नौजवान है, वो कह रहा है कि सुमेरा को भेजो, मैं उसका मंगेतर हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। भला मेरा मंगेतर कहाँ से आ गया? जल्दी से मैं नीचे आई। सामने जैसे ही नजर डाली तो मेरा खून खुश्क हो गया। वो मेरा मंगेतर नहीं बल्कि वही जिनजात था जो मुझे गुस्से से घूर रहा था। अब मैंने वो घर देखना छोड़ा और मैं उसके साथ साथ जाने लगी। मैं गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी जबकि वो मेरे पीछे पीछे था। फिर वो गुस्से से कहने लगा, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम उसी घर में रहो, वहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, फिर क्यों मुझसे इतनी खौफजदा हो? तभी मैं उसके सामने रो पड़ी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जब से मुझे पता चला है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात हो, तब से ही मुझे तुमसे खौफ महसूस होता है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने गुस्से में उसे न जाने क्या क्या कह दिया था। अचानक ही मैंने देखा उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी जो आंसुओं की थी, और फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं भी यही चाहती थी कि वो मेरे सामने ना आए। मुझे उससे बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे ही मैं घर गई, अम्मा कहने लगी कि मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। उसका नाम खालदा है। वो औरत जो रिश्ता लेकर आई थी, उसका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी पक्की नौकरी है। और मुझे क्या चाहिए? अम्मा को मेरी शादी की जल्दी थी क्योंकि वो अक्सर बीमार रहने लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जिनजात हम दोनों माँ बेटी पर हमला ना कर दे, इसी गुस्से में कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। उस रात मैं बहुत उदास थी। मुझे शिद्दत से अब्बा की याद आ रही थी। मेरा और अम्मा का तो कोई अपना भी नहीं था जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ सकता। लेकिन उस दिन मुझे अपने कानों में एक सरगोशी सुनाई दी जो यकीनन उसी जिनजात की थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने एक झटके से आंखें खोलकर देखा, वो मेरे सामने खड़ा था। उसका लंबा चौड़ा वजूद, सफ़ेद आंखें। मैंने नज़रें झुका लीं। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जैसे खुश रहोगी मैं तुम्हें वैसे ही रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें तकलीफ़ नहीं दी जाती। मैंने अगर तुम्हें तकलीफ़ दी है तो मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उस जिनजात की बात सुनकर हैरान हो गई थी। अगर तुम रुखसत होगी तो इसी घर से। उसकी इस अजीब बात पर मैं हैरान रह गई। फिर वो कहने लगा, तुम्हारी शादी हमारे कबीले के जिन्नात करवाएंगे और तुम्हारी शादी का सारा सामान मैं खुद इकट्ठा करूँगा। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। फिर मैं कहने लगी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी परेशानी का बाइस ना बनो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पहले ही मुश्किल में है। मैं मज़ीद इस ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं चाहती। फिर वो कहने लगा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ हों, इतनी खुशियाँ कि तुम सारी ज़िंदगी खुश रहो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अचानक ही अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में आई जो मुझे पुकारते हुए कह रही थी, सुमेरा बेटी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? आधी रात के वक्त तुम्हें ऐसे बैठे देखकर मुझे डर लग रहा है। मैंने एकदम से ही अम्मा को देखा। मैं हैरान हुई कि मैंने सोचा ही नहीं कि अम्मा ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। उससे बातें करते हुए अम्मा को तो वो दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे सामने तो वो मुसलसल आ रहा था। फिर अगले दिन मेरी छुट्टी थी इतवार होने की वजह से। अम्मा कहने लगी, अगर तू इस रिश्ते पर राजी नहीं है तो मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी।
اس لیے سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے. اگر تو اسی نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے بتا دے. میں چیخ کر کہنے لگی, اماں وہ کوئی نوجوان نہیں ہے, وہ صرف ایک دھوکہ ہے. بس آپ جلدی سے میری شادی کر دیں, میں بھی یہی چاہتی ہوں. یہ سن کر اماں خوش ہو گئیں. پھر کہنے لگی, خالدہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد تو بھی اسی کے ساتھ رہنا. میں حیران ہو کر اماں کو دیکھ رہی تھی. بھلا آج کل کے زمانے میں کون اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سوچ کر خوش تھی کہ شادی کے بعد اماں میرے ساتھ رہیں گی. اماں کہنے لگی, تیرا جہیز بھی تو جمع کرنا ہوگا, خالی ہاتھ تجھے رخصت نہیں کر سکتی میں پھیکی سی مسکراہٹ سے کہنے لگی, اماں ہمارے پاس کون سا کوئی خزانہ ہے جس سے میری شادی ہو جائے گی. آپ پریشان مت ہوں, اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. اس رات جب میں اور اماں سو رہے تھے, اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی. اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گئی تھی. سامنے 2 نقاب پوش عورتیں کھڑی تھیں. وہ اماں سے کہنے لگی, ہم تیری بیٹی کے جہیز کا سامان لے کر آئے ہیں. میں پریشان ہو کر کہنے لگی, تم کون ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیں کسی نے یہاں بھیجا ہے, یوں سمجھو کہ تیری بیٹی کے لیے تحفے تحائف آئے ہیں. یہ کہہ کر اس نے اماں کو وہ 2 بڑے بڑے تھال دے دیے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے. میں حیران رہ گئی. اچانک ہی مجھے اسی جنزات کی بات یاد آ گئی تھی جس نے کہا تھا کہ میری شادی کا سارا جہیز وہ خود دے گا. تو کیا یہ سب اسی نے بھیجوائے ہیں؟ تو کیا یہ آنے والی عورتیں جنزادیاں تھیں؟ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی. اماں نے جیسے ہی وہ تھال دیکھا تو خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگیں, ارے میری بیٹی کے لیے تو لگ رہا ہے کسی نے خفیہ طور پر مدد کی ہے. دیکھو تو صحیح کتنے خوبصورت جوڑے ہیں اور اتنا ڈھیر سارا زیور. اماں کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی, جبکہ میں بھی حیران تھی کیونکہ زیور تو بہت ہی زیادہ تھا اور بہت قیمتی بھی. پھر اماں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. اس قدر شاندار جہیز دیا کہ سارے محلے والے حیران رہ گئے تھے. پھر ایک دن ایک عورت آ کر کہنے لگی, لگتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے جنات تم پر مہربان ہو گئے ہیں, ورنہ تم دونوں غریب ماں بیٹی کے پاس تھا ہی کیا. اماں کہنے لگی, ہاں, جن کی کوئی مدد نہیں کرتا ان کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہ کوئی خدا بھیج ہی دیتا ہے. اماں تو بہت خوش تھیں. اماں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. وہ میرے لیے ایک ایک چیز بنا رہی تھیں. میں نے ابھی تک اپنے ہونے والے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا, لیکن ایک بار میں اسی جنزات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری مدد کی تھی. میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ نہ جانے اب وہ میرے سامنے آئے گا یا نہیں, لیکن ایک بار میں اس سے ملنا چاہتی تھی. پھر اس رات میں بڑی شدت سے اسے یاد کر رہی تھی جب وہ اچانک ہی میرے سامنے حاضر ہو گیا. میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بہت اداسی تھی. میں اس سے کہنے لگی کہ تمہارا شکریہ, تم نے میری اتنی مدد کی. تو وہ کہنے لگا, اگر میں چاہوں تو کبھی بھی تمہاری شادی نہ ہونے دوں, کیونکہ تم صرف میرے نام پر بنی ہو. لیکن میں جان گیا ہوں کہ تمہاری خوشی اسی میں ہے. تم شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر جانا چاہتی ہو, اور جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں خوش کیا جاتا ہے, ان کی حفاظت کی جاتی ہے. اور میں بھی ساری زندگی ایسے ہی تمہیں خوش رکھوں گا. جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. مجھے معاف کر دینا اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو. میں اس سے کہنے لگی, تم نے جو کیا ہے وہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا, میرا اپنا بھی نہیں. میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, لیکن میں نے تمہیں اپنا مانا تھا. میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ہمیشہ خوش رہو. میری بات سن کر وہ مسکرایا, پھر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا, تم نے مجھے اپنا دوست کہا ہے, یہی میرے لیے بہت ہے. یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا. پھر 3 دن بعد میری شادی ہو گئی. نکاح کا لال جوڑا پہنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ شادی کے بعد اماں بھی میرے ساتھ رہیں گی. سب کہہ رہے تھے کہ یہ گھر کسی کو راس نہیں آیا, لیکن دیکھو ان دونوں ماں بیٹیوں کے تو نصیب ہی بدل گئے, مالا مال ہو کر اس گھر سے جا رہی ہیں. ان کی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دی تھی.